दोपहर का वक्त। युवान और ध्रुव इस वक्त कॉलेज कैंटीन में थे। तभी युवान को फ़ोन बजने लगा। युवान ने उसे अपने पैंट की जेब से निकाला और फ़ोन स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को पढ़ा। स्क्रीन पर निशा फ्लैश हो रहा था। युवान ने कॉल रिसीव किया। वो हेलो भी बोल पाता उससे पहले निशा की घबराई हुई आवाज़ आई। हेलो युवान, प्लीज़ तुम जल्दी ऑर्फनेज आ जाओ। युवान का हाथ खाते हुए रुक गए। उसके सख्त लहजे में उसने कहा, क्या हुआ निशा? निशा ने उसे फ़ोन पर कुछ बताया जिसे सुनकर युवान की पकड़ फ़ोन पे कस गई। उसने फ़ोन रखते हुए निशा से कहा, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल कॉल काट कर उसने फ़ोन जेब में रखा और गुस्से से मुठ्ठियाँ कस कर बोला, इनकी इतनी ज़रूरत कि हमारे ऑर्फनेज तक पहुँच गए। ध्रुव उसे ऐसे देख कर सहम उठा। उसने हकलाते हुए पूछा, युवान क्या हुआ? युवान ने नज़रें उठाकर उसे देखा और फिर एक गहरी सांस भरकर खुद के गुस्से को जब्त करते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। ध्रुव ने हाँ कर गर्दन हिला दी। युवान आगे बोला, हमें अभी ऑर्फनेज लौटना होगा। ध्रुव चौंक कर बोला, पर ऐसे अचानक? युवान ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से ध्रुव के पास जा उसका हाथ पकड़ उसे खड़े कर दिया। उसने ध्रुव को अपने साथ ले जाते हुए पार्किंग में ले गया और वहाँ से अपनी बाइक निकाली। वो हेलमेट पहनकर उस पर बैठ गया और ध्रुव को बैठने का इशारा किया। ध्रुव भी आकर चुपचाप बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी तो युवान ने इतनी जल्दी में ऑर्फनेज जाना चाहता था। ध्रुव ने युवान की कमर में हाथ लपेट दिए। उसे तेज़ रफ्तार से बहुत डर लगता था, पर युवान को इस वक्त एक लग रहा था कि वो धीरे गाड़ी चलाने से रहा। युवान ने बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से गेट के बाहर दौड़ा दी। वो जल्द से जल्द ऑर्फनेज पहुंचना चाहता था। करीब 1 घंटे का रास्ता आधे घंटे में तय कर युवान और ध्रुव ऑर्फनेज के गेट के आगे आकर रुके। ध्रुव गाड़ी रोकने पर हांफने लगा। वो पूरे रास्ते हनुमान चालीसा बोलता आया था। युवान जल्दी से बाइक पर से उतरा। सामने खड़ी गाड़ियों के देख मुठ्ठियाँ कसते हुए बोला, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो लंबे डग भरता हुआ अंदर चला गया। ध्रुव बाहर बच्चों के साथ खड़े होकर सामने खड़ी लंबी लग्जूरियस गाड़ी को देखते हुए उसने पूछा, ये कौन आ गया हमारे ऑर्फनेज में, जिससे मिलने युवान तक कॉलेज से दौड़ता चला आया है? सैम बोला, पता नहीं भैया, वो आए और सीधे ऑर्फनेज का रास्ता पूछकर ऑफिस चले गए। ध्रुव ने हाँ में सर हिला दिया और कुछ सोचकर ऑफिस की दिशा में चल पड़ा जहाँ युवान गया था। युवान जल्दी से कैबिन तक पहुंचा और उसका दरवाज़ा खुलकर अंदर आ गया। सामने ऑर्फनेज के ट्रस्टी और निशा बैठे थे, जिनके पास वाले सोफे पर एक शख्स खड़ा था। युवान की आंखें उस शख्स को देखकर ही सर्द हो गई। उसने गुस्से से तमगमा कर कहा, हाउ डेयर यू, आपने यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे कर दी मिस्टर जतिन राणा? जतिन चुप पड़े रौब से सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठा था। उसने अपना नाम सुनकर गर्दन उस तरफ घुमाई और युवान का देखकर एक तिरछी मुस्कान पास कर दी। उसने कहा, ओह, तो तुम आ गए, मुझे लगा था मुझे और वेट करना पड़ेगा। युवान उसके पास जाकर उसके कोट को पकड़ उसे खड़ा करता हुआ बोला, इस ऑर्फनेज में आपके लिए कोई जगह नहीं है, सो प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम योर। ये सब देखकर तो ट्रस्टी के पसीने छूटने लगे। वहीं निशा हैरानी से कुछ देख रही थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जतिन ने झटके से युवान को खुद से दूर किया और अपने कपड़े झाड़ते हुए गुस्से में बोला, हाउ डेयर यू, मुझे हाथ लगा सको इतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी। उसकी बात सुनकर युवान भी दांत पीस कर जवाब दिया, और हमारे ऑर्फनेज में आप कदम भी रखे इतनी औकात नहीं है। ये सुनकर जतिन की मुठ्ठियाँ कस गई। तभी एकदम से ट्रस्टी बोले, युवान, ये क्या तरीका है मेहमानों से पेश आने का? जहाँ से ये सुनकर युवान ने आंखें मींच दी। वहीं जतिन टेढ़ा मुस्कुरा दिया। उसने आग में घी पीते हुए कहा, सीरियसली मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आपके ऑर्फनेज में आने वाले गेस्ट को ऐसे ट्रीट किया जाता है? रिडिकुलस। मिस्टर अग्निहोत्री ने सुना तो एकदम लाचार होकर माफ़ी मांगते हुए बोले, सो सॉरी सर, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। हमें नहीं पता था कि युवान ऐसी कोई हरकत करेगा, वरना उसे यहाँ आने की इजाज़त ही ना देते।
जतिन ने बड़े सूखे स्वर में कहा। थैंक यू ऐसा खास स्वागत करने के लिए, बट नाउ आई नीड टू लीव। मिस्टर अग्निहोत्री ने सुना तो हड़बड़ा कर बोले, पर सर। वो आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही जतिन कैबिन का दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल गया। रितेश ने अग्निहोत्री के चेहरे को देखते हुए कहा, सर बहुत टेम्पर्ड है। उन्हें गुस्सा दिलाना मतलब आग से खेलने जैसा है, प्लीज़ आगे से ध्यान रखना। अग्निहोत्री ने अपने माथे पर उभरे पसीने की बूंदों को पोंछकर हाँ में गर्दन हिला दी। रितेश बाहर निकल गया। वहीं जतिन जब बाहर आया तब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अचानक सामने से आते किसी शख्स से उसकी टक्कर हो गई और वह शख्स गिरता उससे पहले जतिन ने उसकी कमर में बाँह लपेट कर उसे गिरने से बचा लिया। सामने से ध्रुव जल्दी जल्दी में चलकर आ रहा था। उसका ध्यान न रहा और वह जतिन से टकरा गया। जतिन इस वक्त उसे बाहों में संभाले हुए था और एक टक ध्रुव के मासूम से चेहरे को देख रहा था। ध्रुव के पतले गुलाबी होठ, हल्के हवा में लहराते हुए छोटे बाल, उसकी परफेक्टली शेप्ड नाक जतिन को अट्रैक्ट कर रही थी। पर जतिन अनजान था कि वो ध्रुव के प्रति आकर्षण में क्यों महसूस कर रहा है। तभी रितेश वहाँ आते हुए बोला, सर वो अग्निहोत्री। वो आगे कुछ कह पाता उसके पहले ही गले में उसके शब्द घुट कर गए। उनकी नज़र जतिन पर पड़ी तो ध्रुव पर भी पड़ी। ध्रुव की आंखें इस वक्त डर के मारे बंद थी, जिस वजह से उसकी बड़ी पलकें बहुत खूबसूरत दिख रही थी। जतिन की निगाहें तो अब उन बंद पलकों पर इस कदर ठहर चुकी थी कि वहाँ से ना नज़रें हिलाने का मन ही नहीं कर रहा था। जतिन के कानों में रितेश की आवाज़ गई तो वो होश में आया। उसने अपनी बाहों में झूल रहे ध्रुव को देखा तो चिढ़कर झटके में उसे छोड़ दिया। ध्रुव धड़ाम की आवाज़ के साथ नीचे गिर गया। जतिन अपने कपड़े झाड़ता हुआ बोला, इस ऑर्फनेज में एक से बढ़कर एक नमूने भरे पड़े। वो गुस्से से एक नज़र ध्रुव को देखा जो बुरी तरह कराह रहा था। वो वहाँ से निकल गया। ध्रुव ने आंखें खोलकर जा रहे जतिन की पीठ को देखा और कराहते हुए कहा, अगर गिराना ही था तो पकड़ा ही क्यों। वो रोनी सी शक्ल बनाकर खड़े होने की कोशिश करने लगा और उसकी कमर में तेज़ दर्द की लहर उठ रही थी। वो दर्द के मारे सिसक पड़ा। जतिन को कोसते हुए बोला, पागल सन के इंसान, मेरी कमर तोड़ दी। ध्रुव लड़खड़ाते हुए अपनी कमर को एक हाथ से पकड़कर कैबिन में दाखिल हो गया।